तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुना उससे पहले पता नहीं कई बार कई अजीब अजीब कहानियाँ मुझे सुनने को मिलती हैं, फिर आपको सुनानी भी पड़ती है। और इस सुनने सुनाने के बीच में सोचता हूँ कि हो क्या रहा आजकल, हो क्या गया बल्कि, और लोग कैसे कर लेते हैं। अलीगढ़ से एक कहानी सामने आई है। अलीगढ़ में एक लड़के और लड़की की शादी फिक्स हुई, दोनों के घर वालों की मर्जी से। अब शादी इसी 16 अप्रैल को होने जा रही थी, मतलब आज 9 अप्रैल है, 7 दिनों बाद, आज ही के दिन बल्कि वेंसडे को, अगले बुधवार को शादी थी। सब कुछ ठीक था, लड़के लड़के भी खुश, दोनों घर वाले भी खुश। लड़की के पिता बेंगलुरु में जॉब करते थे, वो वापस पहुंचे यहाँ पे कि बेटी की शादी की तैयारी करेंगे। इधर 8 तारीख को, यानी कि 8 अप्रैल, कल की बात है, लड़का अपने घर पे ये कहता है कि मैं जा रहा हूँ शादी की ख़रीदारी करने के लिए बाहर, और वो घर से निकल जाता है। रात हो गई, लड़का लौटा नहीं। इधर बेंगलुरु से लड़की के पिता आ चुके हैं घर पे, रात पहुँचते हैं तो बीवी गायब। अब वो पूरी रात वो भी नहीं लौटी। अब यानी कुल मिलाकर 16 तारीख को शादी है और सास और दामाद दोनों गायब हैं। मतलब जिस लड़के से जिस लड़की की शादी होनी है उस लड़की की माँ गायब है, और जिस लड़के से शादी होनी है वो भी गायब है। पहले तो घर वालों को लगा कि माजरा क्या है, लेकिन फिर इधर उधर सारी चीज़ें जांच हुई। बेचारा पति पुलिस में तहरीर लेकर पहुंच गया कि मेरी बीवी गायब है, 7 दिन बाद शादी है। अब घर की तलाशी ली गई तो पता चला कि घर में बेटी की शादी के लिए जितने गहने पैसे सब जमा किए गए थे वो सब गायब है। इसके बाद जो तफ्तीश हुई और जो कहानी सामने निकल कर आई और पुलिस ने जब जांच की तो मतलब क्या कहें इस कहानी पे। कहानी ये थी कि जिस लड़की से शादी होनी थी, दूल्हे को उस लड़की नहीं बल्कि उस लड़की की मां पर दिल आ गया और वो अपने होने वाली सास के साथ भाग गया। जब मोबाइल के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें खंगाली गई तो पता चला कि 20-20 घंटे एक दिन में दामाद और सास दोनों बातें क्या करते थे। ये भी पता चला कि जिस मोबाइल से बातें होती थी सास ने अपने दामाद को ख़रीद कर दी थी और दोनों में इश्क हो गया। इसके बाद, इससे पहले कि 16 तारीख को शादी होती, 8 तारीख को दामाद अपनी सास के साथ, ये कहें कि सास अपने दामाद को लेकर रफू चक्कर हो गई। अब दोनों पता नहीं कहाँ हैं, दोनों घर वाले परेशान, अब शादी क्या ही होगी। लेकिन घर में हालत ये हो गई कि एक एक पाई जो घर में रखा था और गहने सब लेकर चले गए। जिस लड़की की शादी है उस लड़की ने, बेचारी ने, मीडिया वालों के सामने कहा कि हमारे पास तो खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे, सब माँ लेकर चली गई है। तो सोचिए क्या हो रहा है कि दामाद सास के साथ भाग रहे हैं, सास दामाद को लेकर भाग रहा है। बेटी की बेचारी शादी है, उसका क्या किया जाए और किसी को कुछ पता नहीं। उधर पति की हालत ख़राब कि उसकी पत्नी अपने होने वाले दामाद को लेकर चली गई है। एक कहानी तो ये थी। एक दूसरी कहानी आई आगरा से। शबनम नाम की एक महिला की कहानी है ये। उसकी पहली शादी कामयाब नहीं हुई तो उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी से उसके 3 बच्चे हुए। इसके बाद अचानक शबनम का दिल 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के पर आ गया। दोनों के बीच खूब रोमांस हुआ और अब पता ये चला कि शबनम 12वीं क्लास के उस बच्चे के साथ, उस लड़के के साथ भाग गई और अपने 3 बच्चे अपने पति के पास छोड़ गई है। तो कैसी कैसी कहानियां सामने आ रही हैं, इसके बारे में क्या ही बोला जाए। खैर, अब आते हैं आज की अपनी कहानी पर। जो नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आई थी मनी हाइस्ट, हम सब ने देखी, हम सब उसके फ़ैन हैं। प्रोफेसर का जो किरदार है उसमें चोरी की जो एक एक बारीकियों को समझाया गया, कैसे क्लासेस ली गई, बाकायदा पूरी टीम बनाई गई, मतलब सालों की मेहनत। और स्पेनिश सीरियल था लेकिन पूरी दुनिया में सुपर डुपर हिट। इस एक सीरियल ने नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इस फिल्म ने बहुत सारे लोगों को आइडिया दिया। ऐसी आइडिया एक मिला कर्नाटक के रहने वाले एक शख्स को, और इस शख्स का नाम है विजय कुमार। विजय कुमार कर्नाटक के दावणगेरे इलाके का रहने वाला एक लड़का, एक बेकरी चलाता था। अचानक इसे पता चला कि सरकार की बहुत सारी स्कीम है जो मेक इन इंडिया के तहत लोगों को लोन दे रही है।
तो विजय कुमार ने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI में लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लेकिन जो उसका क्रेडिट स्कोर था आजकल जो आता है, उस क्रेडिट स्कोर में उसका स्कोर बहुत कम था। उसकी वजह से ये था कि वो 15 लाख के लोन का हकदार नहीं है। बैंक ने रिजेक्ट कर दिया उसके एप्लीकेशन को। उसे बड़ा धक्का लगा। फिर उसने अपने बड़े भाई के नाम पर दोबारा बैंक में अर्जी दी, उसी 15 लाख के लोन को लिए। बड़ा भाई भी तैयार हो गया कि भाई का बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन इत्तेफाक से बड़े भाई का भी क्रेडिट स्कोर कम। SBI ने लोन देने से मना कर दिया, फिर से फॉर्म रिजेक्ट। इसके बाद उसने अपने एक दोस्त को पकड़ा, बचपन का दोस्त। उसे लगा उसका ठीक ठाक क्रेडिट स्कोर होगा, फिर से एप्लीकेशन दिया। SBI ने तीसरी बार भी रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को पकड़ा, रिश्तेदारों के ज़रिए अप्लाई किया। कुल 5 बार अलग अलग नामों से अलग अलग लोगों के ज़रिए लीगली तरीके से उसने उस बैंक में लोन के लिए अर्जी दी। 15 लाख चाहिए था और बेकरी का बिजनेस करने के लिए। लेकिन इत्तेफाक से या उसकी बदनसीबी कहें कि बैंक ने हर अर्जी को खारिज कर दिया और उसको लोन देने से मना कर दिया। जब एक एक कर सारे रिजेक्शन उसके सामने आते गए तो विजय कुमार को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा कि मैं ईमानदारी से अपना काम करना चाहता हूँ, बेकरी के बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बैंक लोन नहीं दे रहा, बार बार रिजेक्ट कर रहा है, मैं क्या करूँ। उसे उस वक्त उस बैंक के मुलाजिमों, उस बैंक के मैनेजर और उस बैंक के लोगों पर इतना गुस्सा आया कि उसने कहा कि इस बैंक को सबक सिखाऊंगा। और बस वहीं से उसने एक प्लानिंग करनी शुरू कर दी। अब बैंक से बदला लेने का तो विजय ठान चुका, लेकिन बदला ले कैसे, अब इसकी प्लानिंग शुरू हुई। अकेले उसके बूते की बात थी नहीं, तो उसने अपने कुछ जिगरी दोस्तों को साथ मिलाया। एक एक कर दोस्त जुड़ते गए और 6 दोस्तों की एक टीम तैयार हुई। इनमें से 3 तमिलनाडु के थे और 3 कर्नाटक के। विजय ने बताया कि यार बदला लेना, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बैंक वाले लोन रिजेक्ट कर देते हैं, तो इनको सबक सिखाना है। तो हुआ करेंगे क्या। तो उसने कहा इस बैंक के लॉकर में लोगों के सोना रखे रहते हैं जो गिरवी देते हैं या कई, तो अगर उन सोना को हम लोग उड़ा लें तो माला माल हो जाएंगे। बाकी के 5 दोस्तों के भी पैसे की ज़रूरत थी, वो सारी टीम में शामिल हो गए। लेकिन हुआ कि कैसे करना है। इत्तेफाक से उनमें से एक दोस्त ने वही मनी हाइस्ट सीरियल देख रखा था नेटफ्लिक्स पे। उसने कहा कि सेम बैंक से सोना चुराने का एक मामला था और वो कहानी है, बड़ी पॉपुलर है, वहाँ से चलो कुछ आइडिया लेते हैं। अब सारे दोस्तों ने मिलकर वो सीरियल देखनी शुरू की। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 बार उन्होंने ये सीरीज़ देखी पूरी नेटफ्लिक्स पर। एक एक चीज़ को जहाँ जहाँ उन्हें लगा कि कुछ ज़रूरत पड़ेगी फिर उसको रिवाइंड किया, फिर देखा। और इस सीरीज़ को देखने के बाद फिर उन्होंने अपनी अब साजिश का नेक्स्ट स्टेज उस पर अमल करना शुरू किया। इन्होंने कहा कि हमें छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी रखनी होगी और उसके लिए हर 6 के ज़िम्मे जो काम आएगा वो बांटना होगा। तो ये हुआ कि इसके लिए मीटिंग भी होगी, क्या करें। तो ये इतने प्रभावित थे इस मनी हाइस्ट से कि उन्होंने कहा कि प्रोफेसर ने एक ख़ास जगह पर सबके साथ मीटिंग की, हम भी एक ख़ास जगह को चुनेंगे और हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन भी आएगा। तो एक काम करते हैं, वहीं छोटा सा वो कस्बा, वहाँ एक स्कूल सरकारी, दोपहर के बाद स्कूल में सन्नाटा। उन्होंने कहा ये स्कूल हमारा मीटिंग पॉइंट होगा। अब वो लोग बैठते स्कूल में, हर शाम को आते, 6 के 6 मिलते और प्लानिंग बनाते। हर एक के हिस्से में काम बांटा गया। इसके बाद ये हुआ कि अब बैंक की रेकी करनी है। इन्होंने बैंक की रेकी करनी शुरू की। सुबह कितनी भीड़ होती है, दोपहर को कितनी होती है, शाम को कितनी होती है, हॉलीडे में क्या सिचुएशन होता है, वीकेंड पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा रश कौन से दिन में होता है, बैंक के स्टाफ की मूवमेंट क्या है, कुल कितने स्टाफ हैं, सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं और बैंक के अंदर का पूरा नक्शा क्या है। ये सारी जानकारी एक एक कर हासिल की। फिर ये हुआ कि इस बैंक में एक लॉकर लेना है। कुछ सोना विजय ने अपना जाकर उस बैंक के लॉकर में भी रख दिया, बाकायदा वहाँ का उसने अकाउंट खोला और अपने गोल्ड रख दिए। इसके बाद उनके 1-2 साथी ने और ने वहाँ बैंक में अकाउंट खोला। अब अकाउंट खोलने के बाद वो अक्सर हर हफ्ते बैंक चले जाते, बैंक के अंदर के सारे मूवमेंट पर नज़र रखते। धीरे धीरे ये सारी जानकारी इकट्ठी होती गई और जब इकट्ठी होती गई तो करीब 6 महीने की ये पूरी प्लानिंग आखिरकार उन्हें लगा कि अब वक्त आ गया है बैंक को सबक सिखाने का।
6 महीने की प्लानिंग, 15 बार निहाइश देखना स्कूल के अंदर प्रोफेसर की तरह। और इसमें प्रोफेसर का रोल जो प्ले कर रहा था वो विजय कुमार, क्योंकि उसी का लोन रिजेक्ट हुआ था, तो वो लीडर था टीम का। सारी चीज़ें, सारी प्लानिंग पूरी हो गई। अब इसके लिए कुछ ज़रूरी सामान खरीदना था, तो इन्होंने बाकायदा गैस कटर, मिर्ची पाउडर, ये सारी चीज़ें खरीदी। खरीद कर सब कुछ, दस्ताने, ग्लव्स इकट्ठा करते गए। महीना, दिन, त्यौहार, सैटरडे, संडे, हॉलीडे, हर एक का इनके पास रूपरेखा। पर डे कितने कस्टमर जाते हैं उसकी रूपरेखा, कितने बैंक एम्प्लॉय एवरेज औसतन छुट्टी पे होते हैं, इन्होंने उसकी भी डिटेल निकाली। कौन कौन स्टाफ लेट आता है, कौन स्टाफ जल्दी चला जाता है, इसकी भी लिस्ट निकाली। कौन स्टाफ बाहर निकलकर चाय पीता है, सिगरेट पीता है, ब्रेकफास्ट करता है या कुछ खाता पीता है, उसकी लिस्ट निकाली। एक एक बैंक एम्प्लॉय का नाम, नंबर, हुलिया, उम्र, इनके पास सब कुछ था। बट 1-2 दिन में हुआ नहीं, 6 महीने में हुआ। 6 महीने के बाद जब इन्हें लगा कि सब कुछ हो गया है, तो फिर इन्होंने टारगेट जो रखा था वो बैंक की दीवार के पीछे एक खिड़की थी, और उस खिड़की को काटने के लिए गैस कटर की ज़रूरत थी। उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगा लिया। आखिरकार इन्होंने 28 अक्टूबर 2024, 28 अक्टूबर 2004 को इस बैंक को लूटने का प्लान बनाया। और टारगेट ये था कि जितना सोना ये 6 लोग वहाँ से निकाल सकें, निकालेंगे। खैर, अब इन्होंने प्लान बनाया। 28 अक्टूबर की रात खिड़की के ज़रिए कटर से इन्होंने कहा, बैंक जिस जगह पर था वहाँ आसपास में कोई रिहायशी इलाका था नहीं, इसलिए सन्नाटा होता था। और आजकल बहुत सारे बैंक वैसे भी सिक्योरिटी को लेकर लापरवाह हैं, तो उन्हें लगता है कि सब ठीक है, लेकिन होता नहीं है। तो इसके बाद इन्होंने 28 अक्टूबर को सेंध लगाई, खिड़की के रास्ते एक एक कर सब बैंक के अंदर घुसे। बैंक के अंदर जाकर आराम से बैठ गए, कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं, ताकि पहले अंदाज़ा लगाए। एक बंदा खिड़की के बाहर जाए, फिर आए कि किसी को भनक तो नहीं लगी। इन्होंने जितने सीसीटीवी कैमरे थे वो सब एक एक कर पहले छुपते छुपाते काटे। जो सीढ़ियाँ, वहाँ के जो हार्ड डिस्क और ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा किया। रोशनी कहाँ कहाँ थी उन सब के इनको एक एक पता था, ट्यूबलाइट कहाँ पे है, बल्ब कहाँ पे, एक एक चीज़ पहले से इन्होंने नक्शा बना रखा था, बिल्कुल प्रोफेसर की तरह। वो सब कुछ किया। उसके बाद 28 अक्टूबर की रात बड़ी तसल्ली से अंदर गए, गैस कटर के साथ अपनी उंगलियों के फिंगरप्रिंट्स न छोड़ें, तो दस्ताने, ग्लव्स सब पहने हुए हैं, और सीसीटीवी का पहले इन्होंने सब बंटाधार कर दिया। अब इन्होंने लॉकर काटने शुरू किए। जब सारे लॉकर काटे तो पहले था कि कम, लेकिन बाद में पता चला कि 17.7 kg, 17 किलो 700 ग्राम सोना जो लोगों ने रखा हुआ था उस बैंक के अंदर, स्टेट बैंक के लॉकर में, उन्होंने सारे लॉकर तोड़कर उन सोना को निकाला, थैले में भरा और उसी खिड़की के रास्ते निकल गए। निकलने के बाद ये पहले से ही प्लान का हिस्सा था, ठीक उसी सीरीज़ की तरह, कि अब 6 के 6 एक दूसरे से कोई नहीं मिलेगा, मोबाइल पे कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, और इस सोने का कोई भी अभी इस्तेमाल नहीं करेगा अगले कई महीनों तक, जब तक कि मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। और सब अपने अपने इलाकों में जाकर अपने अपने घरों में नॉर्मल ज़िंदगी जिएंगे। मोबाइल से भी 6 एक दूसरे को कांटेक्ट नहीं करेंगे, बात करनी तो दूर, मैसेज भी नहीं करेंगे, भूल जाएंगे। ये भी कि अगर कोई एक पकड़ा गया तो वो मैसेज देगा किसी तरह से गुपचुप कहीं और तरीके से, तो बाकी के 5 अलर्ट हो जाए। अब ये भी प्लान था कि भाई गोल्ड कहाँ रखा जाए, तो उसकी जिम्मेदारी ली विजय ने कि मैं इसको संभाल कर रखूँगा। चूँकि 6 दोस्त थे, भरोसा भी किया। उसने पहले कुछ दिनों तक अपनी गाड़ी की डिक्की में रखा, फिर उसके घर के पास एक जंगल था, जंगल में गया, जंगल में एक गड्ढा खोदा, गड्ढे में जाकर गोल्ड रख दिया और सोना रखकर ये लोग भूल गए। अक्टूबर में इन्होंने चोरी की थी, भूल गए। नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब कुछ बीतता रहा। उसके बाद इधर बैंक की इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बैंक के अंदर जो कुछ हुआ पुलिस को भनक भी नहीं है। तो जब काफ़ी वक्त बीत गया तो अब इन 6 के 6 को लगा कि वो वक्त आ गया जो टाइमिंग थी, कम से कम 4 महीने तक कोई मुंह नहीं खोलेगा, सब खामोश। 4 महीने बीत गए। अब ये हुआ कि वो वक्त आ गया है, जो कमाया है चलो उसको खर्च करते हैं। आपस में भाई लोगों ने गोल्ड बांटे, सभी ने अपने अपने रिश्तेदारों को थोड़े थोड़े गोल्ड देकर बैंक में अलग अलग
शहरों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कहा जमा करा दो, इतने भी नहीं कि शक हो जाए। कुछ गोल्ड बेचे जाकर दूसरे शहरों में, दूसरे इलाकों में, उनसे प्लॉट खरीदा, ज़मीन खरीदा, मकान खरीदा, गाड़ी खरीदी और सब ज़िंदगी ठीक चल रही थी। लेकिन इत्तेफाक से जब इन्होंने ये चोरी की थी, पुलिस तफ्तीश में लगी हुई थी, इन 6 के 6 में से एक के पास मोबाइल था इमरजेंसी के लिए। उस एक मोबाइल के सीडीआर डेटा से पुलिस को पहला सुराग मिला, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ, नंबर इनका था नहीं, इसलिए उनको बहुत वक्त लगा। लेकिन खैर, उसी एक मोबाइल और उसके अलावा कोई सुराग था नहीं पुलिस को। पुलिस भी चोरों की तरह ही शांति से बैठी रही कि कभी तो इस मोबाइल का कुछ राज खुलेगा। 4 महीने के बाद जब चोर लापरवाह हुए तो इत्तेफाक से वो मोबाइल भी ऑन हो गया, और जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ, पुलिस उस मोबाइल पर 24/7 नज़र रखे हुई थी। उनमें से एक चोर के पास वो मोबाइल था, पुलिस उस तक पहुंचती है और आखिरकार उसका नाम था परमानंद, 30 साल का। पुलिस उसे पकड़ती है, लाती है और उसके बाद उसकी अच्छी खासी खातिर करती है। तकलीफ सह नहीं पाता, उगल देता है। इसके बाद एक एक कर पुलिस बाकी 6 तक पहुंचती है। जो बचा कुचा सोना अभी भी उन्होंने रखा हुआ था, क्योंकि उनको इतनी जल्दी बेचना ही था। 17 मतलब लगभग 18 किलो। उनमें से कुछ किलो तो इन लोगों ने इधर उधर बेच के अपनी प्रॉपर्टी, ज़मीन, गाड़ी सब खरीद लिया, बैंक में भी जमा करा दिया। अब धीरे धीरे करके पुलिस उनके हिसाब से बताए हुए जगह से गोल्ड को कलेक्ट करती जा रही है, और जो बाकी चीज़ें उन्होंने ख़रीदी है उसकी ज़ब्ती की कोशिश कर रही है। और इस तरीके से एक बैंक से बदला लेने की जो पूरी प्लानिंग बनाई गई थी, फुल प्रूफ प्लानिंग तो थी, क्योंकि 4 महीने तक पुलिस को चकमा देना अपने आप में एक बड़ी जीत थी। लेकिन वही एक टेक्नोलॉजी आखिर में उनकी पूरी साजिश पर पानी फेर गया, और इस तरीके से उनका भांडा फूट गया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही सिलसिला। एक तो थैंक यू नितिन जॉली भाई। नितिन जॉली भाई यूएस में, लॉस एंजलिस में रहते हैं, और जब मैं गया था मई में तब इनसे मुलाकात हुई। मैंने आपसे जिक्र भी किया था कि सिर्फ मिलने के लिए 2 घंटे की ड्राइव करके फैमिली के साथ आए थे, सिर्फ 5 मिनट। तो उनकी मोहब्बत देखकर मैं भी दंग था। इत्तेफाक से ये इंडिया आए हुए हैं और मुझे पता चला कि ये पहाड़गंज में ही पैदा हुए, दिल्ली में। हालांकि बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए, अब तो 18-20 साल हो गए उनको वहाँ। तो अभी 15 दिनों के लिए यहाँ हैं फैमिली के साथ। इनके 2 बेटे हैं, बेटे को भी इंडिया देखना था, और अच्छा लगा सुनकर कर वो मुझे बता रहे थे कि उनका बड़ा बेटा ये कहता है कि दादा दादी को बोलो कि अब यहीं रहते हैं, ये अच्छी जगह है। वही अपनी ज़मीन, अपने लोग, याद तो आती है। और नहायत ही मतलब ऐसे संस्कारी लोग बड़े कम मिले हैं मुझे, जैसे नितिन जॉली मिले। एक होता है पैर छूना और एक होता है बिल्कुल मतलब आप दानवत जिसको कहते हैं, और बड़ों की रिस्पेक्ट। अच्छा लगता है देखकर आज के ज़माने में, ख़ासतौर पर अमेरिका में इतने सालों से है, लेकिन ये अपनी ज़मीन, संस्कार, कल्चर, बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, कभी बोले नहीं। तो यही दुआ है नितिन भाई, आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, पूरी फैमिली आपकी अच्छी रहे। एंड सिमरन भी, उनको मेरा हेलो बोलिएगा, और मम्मी पापा को भी मेरा प्रणाम कहिएगा। इसके अलावा आज कृष्ण, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कृष्ण। और ये शानू यादव ने भेजा है। साथ ही आरुषि यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आरुषि। और ये रजनी यादव एंड अमन यादव जी के बेटे हैं। गुरिंदर सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गुरिंदर जी। और ये भेजा है सिमरन ने। शेख इमरान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे शेख इमरान। अबू फ़हीम ने भेजा है ये। साथ ही अंजना यादव, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंजना। और भेजा रश्मि ने है। गुलाम रसूल, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गुलाम रसूल साहब। और ये भेजा मोहम्मद ज़ुबैर ने है। विवेक स्वामी, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, आपके प्यार के लिए। इसके अलावा सऊद अब्दुल्ला, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। साथ ही अनिल झा, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है, तो फरमाइश जल्दी पूरी होगी। फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।